जुलाई महीने का 50 एमसीक्यू का जो हम लोगों ने सेशन देखा था टेस्ट सीरीज एमसीक्यू फॉर्म में, तो अगस्त महीने का भी तैयार हो चुका है, तैयार हो रहा है। और अगस्त यानी कि सितंबर महीने का पहले सप्ताह में, सितंबर महीने के पहले सप्ताह में आप लोगों को इसका जो एमसीक्यू है 50 से ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे इस बार अगस्त महीने वाले में। कंप्लीट एमसीक्यू जो टेस्ट सीरीज हम लोग लगाते हैं वो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और जुलाई वाले एमसीक्यू टेस्ट वीडियो को नहीं देखा इसे जरूर देख लीजिएगा। और अगस्त महीने का तैयार हो चुका है। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे से सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। चलिए, पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक जो था वो 33वां पेरिस ओलंपिक था। ये पैरा ओलंपिक है, पेरिस में ही हो रहा है। यह 17वां एडिशन है, पैरा ओलंपिक का 17वां एडिशन है, 17th एडिशन है। यह 28 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, 8 सितंबर 2024 तक चलेगा। तो इसमें भारत ने मेडल जीत लिया। इसके बारे में हम लोग पढ़ा था कि 28 दिसंबर से 8 सितंबर तक चलेगा, 28 अगस्त से। इसमें ध्वजवाहक जो बनाए गए थे उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल, भाग्यश्री जाधव को, जिनका संबंध भाला फेंक से सुमित अंतिल का है और भाग्यश्री जाधव का शॉटपुट से है। सेफ्टी मिशन बनाए गए थे सत्यप्रकाश सांगवान को। तो भारत ने मेडल आ गया, भारत के नाम 4 मेडल आ गया है। किस के क्षेत्र में कौन कौन सा मेडल आया है और किनके द्वारा लाया गया ये भी समझते हैं। और भारत की पहली महिला बन गई हैं, कौन बनी है? 2 मेडल जीतने वाली ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक मेडल में महिला बन गई हैं। कौन है वो भी देख लेते हैं। महिला बन गई अवनी लेखरा। अवनी लेखरा बन गई हैं पहली महिला ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। किस फील्ड में? तो 10 मीटर एयर राइफल के फील्ड में। और फिर से वापस से इस बार भी पेरिस पैरालंपिक में भी 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में SH1 कैटेगरी, SH1 कैटेगरी भी याद रखिएगा, हो सकता है ये भी प्रश्न पूछते किस कैटेगरी में। तो इस SH1 कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पेरिस पैरा ओलंपिक में ही। इस प्रकार से 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। पहले पुरुष कौन है 2 मेडल जीतने वाले, 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले? तो वे हैं देवेंद्र झांझरिया। और देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से, ये अब कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देवेंद्र झांझरिया ने 2 गोल्ड मेडल कब जीता था? तो पहला गोल्ड मेडल उन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक में जीता था, एथेंस पैरा ओलंपिक में। और 2016 रियो डी जेनेरियो के ओलंपिक पैरा ओलंपिक में जीता था 2016 में। दूसरा ये तो पेरिस ओलंपिक में अवनी लेखरा ने पहला मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। दूसरा मेडल कौन सा हो गया? दूसरी कौन खिलाड़ी हैं? तो दूसरी खिलाड़ी हैं, उनका भी नाम देख लेते हैं, मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि जिस इवेंट में, जिस फील्ड में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है उसी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो सिल्वर मेडल कौन जीता? ये भी प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। जब सेम इवेंट में 2 भारतीय, एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज जीता है, तो सिल्वर मेडल बीच में कौन आया है? तो सिल्वर मेडल जीतने वाली हैं यूनरी ली। ये साउथ कोरिया की शूटर है, प्लेयर है। तो इनको ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, क्योंकि बीच में 2 भारतीय हो गए, अब बीच में आ गया साउथ कोरिया का, तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। चलिए 2 हम लोगों ने देख लिया। तीसरे है मनीष नरवाल। ये मनीष नरवाल भी 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, ये पुरुष है, पुरुष कैटेगरी में है। मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल जीता, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ही। SH1 कैटेगरी, इनका भी कैटेगरी क्या है? तो SH1 कैटेगरी ही है। और प्रीति पाल, ये प्रीति पाल 100 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो प्रश्न में ऑप्शन में क्या रह सकता है? 10 मीटर रेस भी हो सकता है, ट्रैक इवेंट फील्ड भी हो सकता है, ट्रैक इवेंट फील्ड भी हो सकता है। तो ट्रैक इवेंट में ये मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई है, ट्रैक इवेंट में मेडल जीतने वाली, ये भी ध्यान रखिएगा 100 मीटर के प्रतियोगिता में। और अवनी लेखरा पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में तो गोल्ड मेडल जीता था, परंतु उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यानी कि 2021 के पैरा ओलंपिक में उन्होंने 2 मेडल जीता था, यानी कि गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। और अभी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है।
तो इसके बाद जो न्यूज आएगा उसके बाद हम लोग समझते चलेंगे। पॉइंट है, पेरिस ओलंपिक तो 2024 का पेरिस में हुआ है। 2024 का ओलंपिक जो 33वां संस्करण था और 70वां पैरा ओलंपिक पैरा ओलंपिक वही होता है जहाँ के ओलंपिक आयोजन होता है। तो 2026 में विंटर ओलंपिक आयोजन हो जाएगा, मिलान कॉर्टिना इटली में होगा 2026 का विंटर ओलंपिक। इसके बाद जो ओलंपिक होगा 2024 के बाद 2026 में विंटर ओलंपिक होगा। उसके बाद 2028 में समर ओलंपिक आयोजन होगा लॉस एंजल्स यूएसए में। फिर 2030 का विंटर ओलंपिक अल्फास फ्रांस में होगा। 2032 का समर ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2034 का विंटर ओलंपिक सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में होगा। और 2036 का ओलंपिक जो है समर ओलंपिक, इसके लिए भारत दावेदारी कर रहा है। देखिए अगर भारत को मिल जाता है तो अच्छी बात है, भारत में पहली बार ओलंपिक का आयोजन होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बधावन पोर्ट पालघर, ये कहाँ बन रहा है, कहाँ उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास रखा गया है। पालघर कहाँ है? तो महाराष्ट्र। नाम क्या रखा गया है? बधावन पोर्ट, यानी कि बधावन बंदरगाह। इसका शिलान्यास किया गया है, फाउंडेशन स्टोन रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 2030 तक इसको शुरू करने का अनुमान रखा गया है। 2030 तक इसका एक फेज जो स्टार्ट कर दिया जाएगा, मतलब कंप्लीट काम करना शुरू कर देगा। स्टार्ट तो अभी बनना शुरू हो गया है, तो काम करना 2030 तक शुरू हो जाएगा। तो यह अगर बनकर तैयार हो जाता है तो भारत का 13वां बड़ा जो पोर्ट है, बड़े पोर्ट जो हैं 12 बड़े पोर्ट, ये लिस्ट मैंने यहाँ दे दिया है। तो 12 बड़े पोर्ट हैं, तो ये 13वां बड़ा पोर्ट बन जाएगा, भारत का 13वां पोर्ट बन जाएगा। ये कौन कौन से पोर्ट हैं? 12 पोर्ट है जो इम्पोर्टेंट है भारत के, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 12 बड़े पोर्ट हैं और 200 से अधिक या 200 के करीब छोटे छोटे पोर्ट हैं। 200 जो छोटे जो पोर्ट होते हैं, छोटे बंदरगाह जो होते हैं, वे राज्य सरकार के अंतर्गत होते हैं। और 12 जो बड़े पोर्ट हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। और इसके बारे अगर वीडियो कंप्लीट चाहिए तो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसका मैं आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। कंप्लीट बंदरगाह के बारे में बना हुआ है। या फिर आप लिखेंगे भारत के बड़े बंदरगाहों के बारे बाय स्टडी बसेरा वीडियो, तो भी वीडियो आ जाएगा। इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया बाय स्टडी बसेरा, तो इस तरह से भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आपके पास सामने से वो लिस्ट निकल कर आ जाएगा। इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो कंप्लीट थोड़ा देख लेते हैं सबके बारे, थोड़ा शॉर्ट में इसके जो 12 बंदरगाह हैं। चलिए, जो बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है यह सागरमाला परियोजना के तहत, सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, जिसका कि शुरुआत 2015 में की गई थी। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और भारतमाला परियोजना के तहत क्या निर्माण किया जा रहा है? सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और फ्रेट कॉरिडोर के तहत रेलवे लाइनों को बिछाया जा रहा है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत जो बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है, उसी के तहत ये बधावन पोर्ट और सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत 2015 में होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, गुजरात से। कांडला बंदरगाह, मैप को भी ध्यान में रखते चलिएगा। अगर उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ कंप्लीट स्टैटिक कितने तरह से प्रश्न बन सकते हैं सभी के बारे में मैंने वहाँ बताया है। सभी यहाँ मैं शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही मैं बता देता हूँ सिर्फ। वहाँ डिटेल मैंने बताया है इम्पोर्टेंट, और जिससे प्रश्न अगर अंदर से प्रश्न बनते कंप्लीट एक एक बंदरगाह के बारे में डिटेल मैंने उस वीडियो में समझाया है। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है, यह नेचुरल बंदरगाह है। तो ये भी प्रश्न बनता है कौन सा नेचुरल है, कौन सा कृत्रिम आर्टिफिशियल है, तो सभी मैंने उस वीडियो में बताया है। ये कांडला बंदरगाह नेचुरल है। दूसरा है मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है, यह भी नेचुरल बंदरगाह है। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसे नहवा बंदरगाह भी कहते हैं। चौथा है मुर्मुगांव बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है। पांचवा है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, यह कर्नाटक में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह यह केरल में स्थित है। तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में ही स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये ज़्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग, वहाँ कंप्लीट डिटेल एक एक पॉइंट आपको मिल जाएगा।
तो जरूर देख लीजिएगा, उसमें सभी स्टैटिक पॉइंट मैंने वहाँ डिटेल शेयर किया है उस वीडियो में बंदरगाह के बारे में। जैसे कि लेगून पर स्थित बंदरगाह कौन सा है, लेगून पर बना हुआ बंदरगाह कौन सा है, तो केरल का कोच्चि बंदरगाह लेगून पर बना हुआ है। सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो तमिलनाडु का तूतीकोरन बंदरगाह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, ये कृत्रिम बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, इसे भी ध्यान रखना है। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, जो पहले नंबर पे ही है लिस्ट में, जो मैं दिख रहा है पहले नंबर पे है, तो दीनदयाल उपाध्याय नाम उसका हो गया है। कच्छ की खाड़ी में ये स्थित है, सबसे बेस्ट बंदरगाह है। इस तरह का डिटेल मैंने वहाँ बताया है, इस वीडियो में बताऊँगा तो ये वीडियो 25-30 मिनट का हो जाएगा इस पर, इसलिए उस पर डिटेल हम लोग नहीं कर रहे हैं। उस पर वीडियो का लोग देख लीजिएगा, वहाँ समझ में आ जाएगा। 12-13 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। स्ट्रेटेजिक कॉन्ड्रम्स रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये बुक है, इसके लेखक है राजीव सीकरी। इसका विमोचन किया है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री द्वारा इसका विमोचन किया गया इस पुस्तक का। तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इतना बड़ा जो नाम है इस नाम को तो याद रखिएगा, परंतु कभी कभी प्रश्न में ना हाफ नंबर नाम भी दिया जाता है, जो इस टू साइन के बाद जो पहले दिया कोलन साइन के पहले, यानी कि स्ट्रेटेजिक कॉन्ड्रम्स, इतना भी नाम दिया जा सकता है प्रश्न में, इतना भी नाम रहता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, राजीव सीकरी। जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए, दो पुस्तक मैंने नीचे नाम लिस्ट रखा है, वाई भारत मैटर्स, इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। और द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक्स फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, इसके भी लेखक डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर हैं। तो यहाँ एक प्रश्न आया था, द इंडिया वे के लेखक कौन है, इतना भी प्रश्न बनता है, इसलिए ये जो आधा नाम भी जो इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग का जो नाम है उसे भी ध्यान रखना है। इस इतने भी प्रश्न में बनते हैं, इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट धूलीखेला, ये धूलीखेला शहर है नेपाल का, नेपाल का शहर है, और इसे WHO द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर यानी कि हेल्थ सिटी घोषित किया गया है। और नेपाल का पहला, याद रखिएगा ध्यान से सुनिएगा, नेपाल का पहला फर्स्ट नेपाल का और एशिया का दूसरा स्वस्थ शहर यानी कि हेल्थ सिटी बन गया है, घोषित किया गया है WHO द्वारा। किस परियोजना के तहत, तो स्वस्थ शहर परियोजना के तहत इसे घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न क्या बन सकता है, किस तरह से बन सकता है, किस परियोजना के तहत, तो स्वस्थ शहर परियोजना। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, स्टैटिक तो सीधा सा बनेगा, कौन सा नेपाल का शहर घोषित किया गया है, स्वस्थ शहर धूलीखेल, नेपाल का पहला शहर है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और एशिया का दूसरा शहर है स्वस्थ शहर के मामले में। तो स्वस्थ शहर परियोजना किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है, यह प्रश्न इस तरह से बन सकता है। ऑप्शन में रह जाएगा वो WHO, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। तो स्वस्थ शहर परियोजना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया यानी कि WHO द्वारा शुरू किया गया है, इसे ध्यान रखिए, प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे इसलिए किसी भी तरह का पॉइंट मैं जितना बताता हूँ सभी पॉइंट को ध्यान से रखना है, ध्यान से सुनना है, प्रश्न किसी भी तरह से बन सकते हैं। तो मेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप के बारे में अभी पढ़ा था हम लोगों ने, तो अभी वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 का भी, एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो राजगीर बिहार में होगा। 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा राजगीर बिहार में। राजगीर में ही बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला गया है, कहाँ, राजगीर में ही, राजगीर के बिहार में, और इसका उद्घाटन किया गया है बिहार के CM द्वारा। CM कौन है, तो नीतीश कुमार हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 में जो होगा ये 8वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखिएगा, 8th एडिशन है। तो 7th एडिशन कहाँ हुआ था, यानी कि 2023 का जो एडिशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो रांची में, झारखंड के रांची शहर में हुआ था, झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था, और विजेता रही थी टीम भारतीय महिला हॉकी टीम। तो अभी हम लोग कल के वीडियो में पढ़ा था कि पुरुष हॉकी एशिया हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा, अभी कल के वीडियो में हम लोग पढ़ा था, वो कहाँ होगा, तो हुलन बुइयर चीन में होगा। 8 सितंबर से 17 सितंबर 2024 के बीच इसका आयोजन होगा
मेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप का, और महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप का बिहार यानी कि भारत में आयोजन होगा। इसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अरब सागर में अभी तूफान उठ रहा है, तूफान चक्रवात जो तूफान आने वाला है, अगर वो चक्रवात आता है तो उसका नाम हो जाएगा असना, जिसका कि नामकरण किया गया है पाकिस्तान द्वारा इसका नामकरण किया गया है। और नाम की लिस्ट जो है, जो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर वाले क्षेत्र में जो चक्रवातीय तूफान आते हैं, वो जो लिस्ट है 13 मेंबर हैं, 13 कंट्री हैं उसमें शामिल, और 13 कंट्री द्वारा 13 नाम सुझाए जाते हैं। तो उसकी जो लिस्ट है, मैं कंप्लीट लिस्ट आप लोगों को दे रहा हूँ, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगर कौन सा तूफान आएगा तो कौन सा नाम होगा, किसके द्वारा रखा गया है, कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। कंप्लीट जो नई जो लिस्ट है वो कंप्लीट आपको मैं दे रहा हूँ, यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसे देख लीजिएगा, इसे अपने पास रिस्टोर करके रख लीजिएगा। चलिए ये लिस्ट है कंप्लीट, देख लीजिए। 13 कंट्री हैं और 13 कंट्री द्वारा 13 नाम सुझाए गए हैं, सभी का यह लिस्ट है। तो अभी जो रखा जाएगा आसना, यहाँ पे आसना है। तो इसके बाद पी के बाद किस कंपनी का, किस देश का नाम आता है पी के बाद अल्फ़ाबेट में, तो कतर। तो इसके बाद कतर द्वारा जो नाम सुझाया गया उस नाम को रखा जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। इस तरह से नामकरण होता है चक्रवात का, जो हिंद महासागर के क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं। तो इस तरह से क्यू के बाद किसका नाम आता है अल्फ़ाबेट में, क्यू के बाद एस। तो एस में पहले आता है, एस के बाद, एस में 2 नाम है, तो एस में एस ए और एस आर। तो आर के पहले ए आता है अल्फ़ाबेट में, इसलिए सऊदी अरब का नाम पहले है। उसके द्वारा सुझाया गया नाम है ये सेकेंड लिस्ट पे जो नाम है, ये लिस्ट 2 में, क्योंकि ये सब नाम यूज हो चुका है, लिस्ट 1 का इसका नाम यूज हो चुका है। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसे मैं यहाँ से जो रेड कलर मैंने दिया है इसे मैं हटा देता हूँ, आपको देखने में सुविधा होगा। लेकर अपने पास स्टोर करके रख लीजिएगा, हमेशा इस नाम का लिस्ट आप लोग देखते रहिएगा। आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि किस कंट्री द्वारा नाम रखा गया, अगला जो नाम आएगा किस कंट्री द्वारा आएगा, क्या नाम होगा। कंप्लीट जब ये लिस्ट 2 नंबर लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 3 लिस्ट का यूज किया जाएगा, 3 लिस्ट का नाम स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका नामकरण होता है। चलिए आशा करता हूँ राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि 29 अगस्त के अवसर पर, 29 अगस्त के दिन खेल मंत्रालय द्वारा रीसेट प्रोग्राम को शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। किसके दिए, रिटायर्ड पर्सन, रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन है, रिटायर्ड जो खिलाड़ी हैं उनके लिए शुरू किया गया। रीसेट का फुल फॉर्म क्या होता है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, रीसेट का ये फुल फॉर्म बन जाता है। ये शुरू किया गया है स्पोर्ट्स खेल मंत्रालय द्वारा। खेल मंत्री कौन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं। इसके तहत क्या होगा, जो रिटायर स्पोर्ट्स पर्सन है जिनकी एज 20 साल से 50 वर्ष है, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, उनको मजबूती प्रदान की जाएगी इस प्रोग्राम के माध्यम से। रीसेट प्रोग्राम, रीसेट का फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, इसे भी ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सी बॉक्स पोर्टल। ये सी बॉक्स पोर्टल क्या है, तो सी बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा पोर्टल बनाया गया। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह पोर्टल बनाया गया। सी बॉक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, SHE। तो एस का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल, एच का होता है हरासमेंट, और ई बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, सेक्सुअल हरासमेंट ई बॉक्स इसका फुल फॉर्म होता है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो महिला विकास मंत्रालय द्वारा। महिला विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म बनता है फसाई का, FSSI। जो भी खाने के सामान खरीदते हैं आप, प्रोडक्ट करते हैं पैकिंग, तो उस पर लिखा होता है ये, इसका लाइसेंस दिया होता है। तो ये अगर लाइसेंस दिया हुआ तो वो खाने का सामान जो है सही होता है। इस तरह से बॉक्स बना होता है इसके बगल में, और ग्रीन कलर का या फिर रेड कलर का वो लिखा होता है, ये लिखा होता है, उसी का फुल फॉर्म है ये, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके नए CEO, नए नहीं, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल के लिए वापस फिर से। गंजम कमला V राव ये CEO हैं फसाई के, इसे भी ध्यान रखना, इनको कार्यकाल बढ़ाया गया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।